अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर में से सिर्फ ये वाला लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था। पेज नंबर 27 है, पंजाब टेक्स्ट बुक है। तो द टॉपिक इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। सबसे तो पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग डाटा के बारे में देखेंगे कि उसको क्या होता है डाटा एक्चुअली। ठीक है, तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड करना, उसको तरतीब से रखना। और एनालिसिस का मतलब है कि जिस डाटा को तरतीब से रखा है उसका जायज़ा लेना। ठीक है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ से आपकी डाटा की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से data can be defined as the information such as names, dates और values made from observation and experimentation। जब से हमने बायोलॉजिकल मेथड शुरू किया तो हम तब से ही एक चीज़ को बार बार कॉन्टीन्यूसली कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मेथड में डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। उसमें पहले रिकग्निशन आती है, फिर ऑब्जर्वेशन आती है, फिर हाइपोथेसिस बनती है, डिडक्शन बनती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है। ठीक है, ये सारा कुछ। तो ये सारा कुछ तब होगा जब आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके उसका डाटा कलेक्ट कर लेंगे। डाटा का मतलब है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे उस चीज़ के नाम के बारे में, डेट्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, और भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना किसी चीज़ को, और एक्सपेरिमेंटेशन उसको फिर एक्सपेरिमेंट करके देखना, उस पर अमल करके देखना। तो इनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ कॉल्ड डाटा। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। 2 मार्क्स की ये आपको डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको यहाँ से ठीक नज़र नहीं आ रहा तो यू कैन ओपन योर बुक्स। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको तरतीब देना। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले जो साइंटिस्ट हैं उनको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द डाटा collection method. It ensures the quality of experiment. Data is organized in different formats like graphics, table, flowchart, maps and diagrams. हमने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि biology have some relation with mathematics, जिसको बायोमेट्री कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हम टेबल्स, फ्लो चार्ट, ग्राफिक्स वगैरह ले रहे हैं, ये उसकी भी मदद अंदर शामिल है। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा, प्रायर को काट दें। साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड. इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट. डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। यहाँ तक आप लोगों ने डाटा ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन कर लेनी। ठीक है जी, उसके बाद मूव करते हैं डाटा एनालिसिस पर। डाटा का तज्ज़िया करना, उसका जायज़ा लेना। देखिए, डाटा को जब भी एनालाइज करना होता है तो उसके लिए 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक रेशो और एक प्रोपोर्शन। ठीक है, डाटा को जांचने के लिए रेशो और प्रोपोर्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर आप लिख लें ऑब्जेक्टिव। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि डाटा एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, तो हम कहेंगे इसको प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए हाइपोथेसिस को। एनीवेज, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। 2 स्टैटिस्टिकल मेथड। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल जो है वो एक टर्म है मैथ्स की। स्टैटिस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ जिसके अंदर आप डाटा को एनालाइज करने के लिए 2 स्टेप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है रेशो की। When a relation between two numbers, for example a and b, are expressed in term of quotient, quotient जैसे लिखा हुआ है a by b डिवीजन फॉर्म में, जब आप इसको लिखते हो, it is called the ratio of one number to the other number. Ratio may be expressed by putting a division or colon mark between the two numbers. For example, the ratio between 50 malarial patient and 150 normal person is 1:3. ठीक है, तो मलेरियल जो पेशेंट थे वो 50 थे और 150 नॉर्मल थे, तो उनकी रेशो हमें 1:3 मिल गई। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक रेशो की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? जब 2 रेशोज़, व्हेन 2 रेशोज़ बिकम इक्वल टू ईच अदर,
उसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी हम लगा देते हैं दो रेशोज़ को मेजर करने के लिए, तो इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन के अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें तीन वैल्यूज़ पता हों, जैसे है ना A रेशो B एक रेशो हो गई, दरमियान में इक्वालिटी का साइन लगा के C रेशो D दूसरी रेशो हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी का साइन है। अगर इन चारों में से A B C D में से A B C हमें मालूम है तो D को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस मेथड। तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज़ बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल A रेशो B and C ratio D is a proportion between the two ratios. This proportion may also be expressed as A ratio B proportion C ratio D. When three values in a proportion are known, the fourth one can be calculated. Fourth one, ये जो x का साइन लगाया हुआ है ना, इसका मतलब है the value is unknown। ये मतलब आप समझ लो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शन की एग्जांपल है, ये आपने लाजमी करनी है। फॉर एग्जांपल अ बायोलॉजिस्ट, मैं आपको साथ साथ यहाँ से भी बताऊंगी। अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज द इन्फेक्टेड मस्कीटो टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। अब 100 हेल्दी स्पैरोज लिए साइंटिस्ट ने, अगर हम यहाँ पे देखें ऐसे, उसने लिए 100 स्पैरोज, ठीक है, और अलाउ किया मस्कीटो को कि इनको बाइट करे। अब कितने को मलेरिया हुआ ये अभी तक अननोन है, ठीक है। एक रेशो ये हो गई जिसके अंदर हम कह सकते, जो अननोन वैल्यू हम उसको x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेशो 100। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ये पहली रेशो की बात होगी। हम असल में कर रहे हैं प्रोपोर्शन की एग्जांपल, तो इसका मतलब है प्रोपोर्शन के अंदर दो रेशोज़ आएंगी। एक तो हमें पता चल गई, अब दूसरी क्या है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। In the previous experiment, he noticed that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. Now he uses the proportion rule. अब दूसरा रेशो क्या था कि उसने टोटल कितनी स्पैरो ली, 20। इधर टोटल 100 ली, इधर टोटल 20 ली, जिसमें से 14 को मलेरिया डायग्नोज हो गया। अब इसमें पता नहीं है, तो अब हम इन दोनों को, ये एक रेशो इन दोनों को इकट्ठा करते हैं। लाइक पहली वाली अगर 14 रेशो 20 है तो इट इज़ इक्वल टू x विच इज़ अननोन रेशो 100, ठीक है। अब इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि हमने कहा था रेशो को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इक्वलिटी की जगह प्रोपोर्शन का साइन लगा दूं ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बाय 100, ठीक है जी। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 14/20 इज़ इक्वल टू x बाई 100। अब मैथ्स में भी आप अक्सर करते होंगे, जब आपने अननोन वैल्यू को फाइंड करना होता है तो इसमें से जो वैल्यू यहाँ पे डिवीजन हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल 14 डिवाइडेड बाई 20 इज़ इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ इक्वल टू x। इसको इस फॉर्म में लिखें, x इज़ इक्वल टू 100 इंटू 14/20, ठीक है। तो अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू 70। इज़ दैट क्लियर। तो अब अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे जाके पुट करते हो तो ये थी 14/20 इज़ इक्वल टू 70/100। मतलब 100 अगर स्पैरोस थी तो उनमें से 70 को मलेरिया हुआ था, 20 में से 14 को, ये तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन हमने इसको फाइंड आउट करना है तो हमने इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बहुत ईजी एग्जाम्पल है, एक दफ़ा मैं आपको यहाँ से भी बता देती हूँ। लाइक यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स हमने जो है ना इन्वॉल्व करके इसको सॉल्व किया। ये फर्स्ट रेशो ये थी, सेकंड रेशो ये थी, ठीक है। अब इसको प्रोपोर्शन बना लिया तो इस तरह से, उसके बाद हमने इस वैल्यू को इस तरह से लिख दिया। जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। ये सारी आपने यहाँ तक एग्जाम्पल याद कर लेनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिनेशन, मैथमेटिक्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। इंटेग्रल कहते हैं इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का। ऑब्वियसली बियोलॉजिकल मेथड हैज़ इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथ। मैं बिल्कुल डेफिनेशन पे आ जाती हूँ जो हमने इसमें से करनी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5-स्टार डेफिनेशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द कंप्यूटेशनल
कंप्यूटेशनल जिसके अंदर कंप्यूटर के रिलेटेड भी आ जाता है, एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक और मैथमेटिकल टेक्निक के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। जैसे हमने इस डाटा को एनालाइज कर लिया, तो ऐसी ब्रांच जिसमें इन दो चीज़ों का टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी भी ऊपर रेशो, प्रोपोर्शन, ये भी आपको शॉर्ट में सारे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।